Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है। नेदरलैंड को काफ़ी न्यूज़ में है, प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी हुआ है नेदरलैंड में, तो अच्छे से इसको मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। बात हो रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दिया है। टोटल जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 33 हुआ करते थे। कहोगे 33 या 34? 33 जजेस और प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला देंगे तो टोटल यहाँ पर 34 हो गए। तो 34 जजेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे। लेकिन इस ऑर्डिनेंस, जैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइड से ऑर्डिनेंस इशू करा गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाने के ऊपर में काम किया गया है। यानी 33 जजेस से बढ़कर टोटल 37 जजेस हो जाएंगे, प्लस एक सीजीआई रहने वाले हैं। तो टोटल 38 जजेस करने की बात यहां पर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डिनेंस। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कब से पावर आ गई कि ऑर्डिनेंस के जरिए वो लॉ बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस कई बार हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस एक प्रकार का टेम्पररी लॉ है ना। और ये ऑर्डिनेंस कौन लेकर आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। भाई पार्लियामेंट का बजट सेशन खत्म हुआ, मॉनसून सेशन शुरू होगा, फिर विंटर सेशन आता है। ये 3 सेशंस तो होते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, तो सेशन में नहीं होता, तो उस समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस के जरिए किसी लॉ को बना सकते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर, इनका मेन काम क्या होता है? साइन करके कानून को मंजूरी देना। कोई लॉ अगर बन गया है तो उसको अप्रूवल देने का एग्जीक्यूटिव वाला काम करते हैं ये। लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कौन सी पावर आ गई है? लेजिस्लेटिव वाली पावर, कानून बनाने वाली पावर, जिसमें आप देख पाओगे ऑर्डिनेंस इशू करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन ऑर्डिनेंस कोई ऐसा कोई बहुत परमानेंट लॉ नहीं है, टेम्पररी लॉ है, याद रखिएगा। जब यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, क्योंकि ये कानून बनाना होता तो पार्लियामेंट बनाता, अब पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो जरूरत है ना, ये बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली जरूरत है, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए इस मैटर के ऊपर में। तो उस दौरान यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। ये ऑर्डिनेंस के बारे में कहां पर जानकारी दी गई है या कौन से आर्टिकल के थ्रू बताया गया है कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस? तो वो है दोस्तों आर्टिकल 123। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यूज में क्या चल रहा है, इतना आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट करंट समय पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस को इशू किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर को बढ़ाया जा सके। टोटल नंबर 33 से लेकर 37 तक यहां पर करने की बात हो रही है। अब 37 नंबर हो तो जाएगा, प्लस इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम मिला देंगे तो टोटल 38 जजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि अचानक से क्यों भाई? हो जाता मैटर, धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहते हैं, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठता। अचानक से ये ऑर्डिनेंस इशू क्यों कर दिया गया? रीजन क्या है इसके पीछे का? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में करंट समय पर देखोगे 93,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं मेरे दोस्त। हाई कोर्ट के केसेस, सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस मिला दोगे तो करोड़ों से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में अकेले पेंडिंग केसेस का बैकलॉग है 93,000। तो ये एक मेन रीजन है। केसेस फाइल भी हो रहे हैं लगातार, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में लगातार डेली पे डेले हो रहा है। जजेस की स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड है, बर्डन बहुत ज्यादा है कोर्ट के ऊपर में। तो इसीलिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि जजेस की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। स्पीडी ऑफ जस्टिस, ये जो टर्म है, इसको हम एक सही तरीके से जस्टिस दे सकें ताकि तुरंत लोगों को न्याय मिल सके, केस तुरंत यहाँ पर डिस्पोज किया जा सके, जुडिशरी की एफिशिएंसी बढ़ सके। इसी के लिए नंबर्स को इंप्रूव करने की बात की गई है। अब क्वेश्चन यह है, सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी जानकारी संविधान के अंदर में है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। मेन नहीं, वहीं से तो रखी गई थी, अभी मैं आगे वो भी समझाऊंगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है, बहुत सारी जगहों पे मेंशन किया गया है, बट जजेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आता है आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 1।
आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ओरिजिनल तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू में जब संविधान आया था, नया नया बना था संविधान, तो उसमें बोला गया था देश में होंगे एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और होंगे 7 इंपॉर्टेंट जजेस, तो 8 लोग होंगे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में एक पावर भी दे दी गई थी हाथों हाथ कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े इन जजेस के नंबर्स को बढ़ाने की तो पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर बाय द इंपॉर्टेंट लॉ। तो पार्लियामेंट बाद में यहां पर एक लॉ पास भी करता है, और वो कौन सा लॉ पास होता है, क्योंकि लॉ पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वो जो एक्ट था वो था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। शुरुआत में जब संविधान आया तो केवल 8 जजेस यानी 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया गया ये देश को। पार्लियामेंट ने बाद में यहां पर एक लॉ पास किया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, और उस 1956 के अंदर में दोस्तों 2 जजेस की संख्या और बढ़ा दी गई, स्पेशली 3 जजेस, तो टोटल हो गए 10 जज। ये एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें गिना नहीं जा रहा है, इसको मिला देंगे तो यहां पर 1956 में टोटल 11 लोग हो गए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी 1960 में फिर से बढ़ाया गया, 13 जजेस कर दिए गए। 1977 में ज़रूरत और पड़ी तो 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर दिए गए। 1986 में ज़रूरत को देखते हुए 25 कर दिए गए। 2009 में 30 जजेस कर दिए गए। 2019 में 33 जजेस कर दिए गए। 2026 के अंदर में अब देखोगे एक ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के जरिए नंबर्स को 37 किया गया है कि अब 37 जजेस होंगे। अगर प्लस इसमें सीजीआई और मिला दोगे तो टोटल यहां पर ये 38 हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यह है कि चलो सही है सर, आपने बताया ऑर्डिनेंस के बारे में कि क्या हुआ है, प्रेसिडेंट ने क्या डिसीजन लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि सीधा नंबर्स को बढ़ा देना। तो ये ऑर्डिनेंस आपने ऊपर पढ़ा कि ये टेम्पररी लॉ है, टेम्पररी लॉ। अब मतलब इसकी वैलिडिटी है एक, अब ये वैलिड कब तक रहेगा ज़रा ये बताओ। तो देखो ये जो ऑर्डिनेंस है, भले ही प्रेसिडेंट ने दे दिया हो, लास्ट में पार्लियामेंट ही इसको अप्रूवल देगा, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट यहां पर इसको रिजेक्ट कर देगा तो ऑर्डिनेंस खत्म, ऑर्डिनेंस ऑपरेट करना बंद कर देगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इसको एक बार देख लेता है, बिना अप्रूवल के 6 हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं, तब भी यहां पर आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनेंस ऑपरेट करना बंद कर देगा। या फिर प्रेसिडेंट खुद से भी जब चाहे मन हो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस इसी वजह से बोला जाता है टेम्पररी है, इसकी एक पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है। कोई एक्शन नहीं लिया गया पार्लियामेंट की साइड से तब भी यहां पर ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये इनऑपरेट हो जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स। संविधान के अंदर में सबसे पहले आर्टिकल 123 ऊपर डिस्कस कर लिया, मैंने बता दिया। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 का यूज करके ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। ये तभी यूज होगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म या सेंटेंस याद रखेगा, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट देकर, ऑप्शन देकर प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 123 के बाद उसी का नीचे आर्टिकल 124। ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशंस के बारे में, कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर ये सारी चीजें डील करता है। फिर हमने जैसे बताया पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को भी पास किया था, एक नया कानून बनाया था जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। और पार्लियामेंट इस वाले एक्ट को जब चाहे तब अमेंड कर सकता है, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब इसके अंदर में बदलाव किया जा सकता है, समझ गए, ताकि नंबर्स को, जजेस के नंबर्स को इंक्रीज किया जा सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिचुएशन। तो ये हो गई सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी हम लोगों ने कवर किया है इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स बन गए हैं, सबसे खास बात यह है, ठीक है। मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल 124 क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, ठीक है। 2 ही आर्टिकल इस आर्टिकल में न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, नोट्स बन गए आपके, सबसे बड़ी चीज़। और ये नोट्स आपके सीधा फैक्चुअल डेटा भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का थोड़ा हिस्टोरिकल स्टेटस अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैसे जो शुरुआत है वो 1773 में होती है, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है केलकटा के अंदर में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। अब भैया रूल चाहिए था, कंट्रोल करना था सिचुएशन को, तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है केलकटा में। फिर सन 1800 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मद्रास में बनाया गया। फिर 1823 में सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे में भी बनाया गया। तो 3 जगह पर बन गए, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। 1823 तक देश में 3 सुप्रीम कोर्ट्स बन चुके थे जो अलग अलग एरिया को गवर्न कर रहे थे। फिर इन सबको हटा दिया गया। 1861 में जाकर हाई कोर्ट एक्ट क्रिएट करा गया और हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से जगह जगह में लोकल एरियाज में हाई कोर्ट बनाए गए। और सुप्रीम कोर्ट, ये जो 3 इंपॉर्टेंट कोर्ट थे, इन सबको खत्म कर दिया गया, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास वाले इन कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को। फिर 1935 देश की आज़ादी का समय आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है।
क्योंकि आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें आधे से ज़्यादा प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उठाकर हमने अपने संविधान में रख लिए हैं, पता होना चाहिए। तो आधे से ज़्यादा प्रोविजन सब 1935 के एक्ट के ही हैं हमारे संविधान में। ये 1935 का एक्ट हमें ब्रिटिशर्स दे गए थे। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत सरकार ने ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था। अब क्योंकि फिर देश की आज़ादी की बात होने लगी थी, तो देश आज़ाद हो गया 1947 में। 47 के बाद हम लोग लग गए संविधान बनाने में। संविधान फाइनली तैयार हुआ और 1950 में दोस्तों देश का पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहला क्या, पहला और आखिरी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना देश में, तो देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया अंडर आर्टिकल 124। ओके, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा स्टेटस रहा है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना है उसके बारे में। चलिए, अब ये हो गया हमारा आर्टिकल समाप्त। कुछ रिवाइज करना है तो आपको रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं, छोटे छोटे क्विक फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस एंड दैट्स इट। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इबोला वायरस के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। पेज नंबर 1 पे जस्ट नीचे एक आर्टिकल प्रेजेंट है। इबोला आउटब्रेक हो चुका है कॉन्गो में। कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्गो का पड़ोसी देश है युगांडा। दोनों देशों में इबोला के केसेस लगातार भर भर के निकल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इमरजेंसी, ग्लोबल इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन रही है। ये इबोला के केसेस कैसे भी दुनिया के अंदर में फैलने नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड-19 वाली सिचुएशन है भाई। ये कोविड-19 जो वायरस फैला था वो एक जूनोटिक वायरस था, जानवर से इंसान में, इंसानों से फिर इंसानों में फैलता था। इबोला वायरस भी ऐसा ही वायरल जूनोटिक वायरस है, याद रखिएगा। ये भी जानवरों से इंसान में फैलता है, फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलना शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल x.com के ऊपर में ये पूरा एक अलर्ट जारी करा है कि भाई इस चीज़ पे काम करना होगा। ये जो कॉन्गो और युगांडा में मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, कोई एक आध केस नहीं आया है कि हाँ भाई एक केस आ गया ठीक है इमरजेंसी लग गई, नहीं। 300 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इबोला वायरस की वजह से कॉन्गो में और युगांडा में। इसी के लिए आज इसको इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की तरह देखा जा रहा है। इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा, कैसे फैलता है इबोला वायरस, सब कुछ पूरे आर्टिकल के छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। ये जितने भी पीडीएफ आपको दिख रहे हैं शानदार से, जिसमें न्यूज़पेपर का आर्टिकल, बने बनाए नोट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारे के सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत ही छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप सभी लोग अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं ट्रैक पर। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि मामला क्या चल रहा है। इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ, ये हमने समझा। भाई ये जो डिजीज़ है ना इबोला वायरस की वजह से होने वाली, ये फेटेलिटी को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं नज़र में रखती है। फेटेलिटी मतलब ये केसेस जानलेवा हो सकते हैं। पहले शुरुआत में जब ये वायरस था इसको इबोला हेमोरेगिक फीवर कहा जाता था। बाद में इतने भयानक केसेस आने लगे कि बॉडी के अंदर में इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगी, सिचुएशन और ख़राब होने लगी। तो यहाँ पर इसको इबोला वायरस का नाम दिया गया। यह बीमारी होती कैसे है, नाम से पता चल रहा है वायरस वायरस हम इतनी देर से कह रहे हैं, तो वायरस की वजह से फैलती है बीमारी। और वो जो वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिलोंग करता है ऑर्थ्योबोलाविरिस जीनस से। ऑर्थ्योबोलाविरिस जीनस ये बेसिक तौर पे ग्रुप है जिससे ये वायरस बिलोंग करता है, और इसका परिवार है फिलोविरिडे फैमिली, वहाँ से बिलोंग करने वाला इबोला वायरस है। ठीक है, तो हमने ग्रुप डिस्कस किया, इसका परिवार डिस्कस किया। इबोला वायरस के अंदर में दोस्तों अलग अलग इबोला वायरस के टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस वायरस की स्पीशीज हैं। एक स्पीशी है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इबोला वायरस जिसकी बात कर रहे हैं, एक होता है सुडान वायरस और एक होता है बुंदी बोग्यो वायरस। तो ये 3 अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं इबोला वायरस की, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेनली अभी इबोला वायरस ही फैला है कॉन्गो के अंदर, युगांडा के अंदर, जिसकी वजह से यह न्यूज़ में है। सबसे पहली बार इबोला वायरस 1976 में डिस्कवर किया गया था कॉन्गो के अंदर।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक पर्टिकुलर कंट्री है, वहीं पर एक नदी बहती है इबोला नदी। उसी नदी के किनारे इबोला वायरस का केस पाया गया, इसलिए इस वायरस का नाम इबोला वायरस रख दिया गया। द डिजीज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द इबोला रिवर। तो इबोला नदी से यहाँ पर इसको नाम दिया गया है इबोला वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पर इबोला वायरस डिजीज़ वाला जो यहाँ पर मेन ओरिजिनेशन है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पास में इबोला नदी बहती है, वहीं से ये वायरस फैलता हुआ नजर आता है। ठीक है, इबोला वायरस के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो हमने डिस्कस किया। ये वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये जो वायरस है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैल सकता है विद द इन्फेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए एक इंसान के साथ में जिसमें ये इबोला वायरस है, उसके बॉडी फ्लूइड्स के साथ में कॉन्टैक्ट हो जाए तो ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक इंसान है जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है, उसके ब्लड के कांटेक्ट में कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए, उसके सलाइवा के कांटेक्ट में, स्वेट के कांटेक्ट में, ये सब बॉडी फ्लूइड्स तो हैं, उसके अलावा वॉमिट, यूरिन, सीमन के कांटेक्ट में कोई आ जाए तो ये बीमारी आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो 2 से 21 दिनों बाद दिखाई देते हैं। सिम्टम्स दिखने में टाइम लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? शुरू में बुखार है, सर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गला खराब होने लगता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। एडवांस सिम्टम में बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगता है, डायरिया होने लगता है, एब्डोमिनल पेन है, स्किन रैशेस हैं, ये सब कुछ यहाँ पर होने लगता है। समझ रहे हैं? तो ट्रीटमेंट क्या है? अभी के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। पता है प्रॉब्लम यह है कि इबोला वायरस का कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है कि दवाई दी और इबोला वायरस खत्म हो गया, नहीं। इसका ट्रीटमेंट है केवल और केवल क्योर करना। एक इंसान को यहाँ पर सही तरीके से उसका जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना, उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह सकते हैं ओरल या जो आईवी फ्लूइड्स वगैरह वो दिए जाते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, तो उसका बस खाली केयरिंग कर सकते हैं हम। बाकी कोई अल्टीमेट सोल्यूशन एक आप कह सकते हो ये दवाई ऐसी कुछ है नहीं जो यहाँ पर इबोला वायरस को डील कर सके। तो अभी WHO ने एक बहुत बड़ा इबोला आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया है सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, स्पेशली कॉन्गो एंड युगांडा के अंदर में। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। देन फिर प्रश्न आता है ट्रांसमिशन के बारे में। ये बीमारी फैलती कैसे है एक जगह से दूसरी जगह पे? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसका जो नेचुरल होस्ट है दोस्तों वो है फ्रूट बैट। जो चमगादड़ होते हैं ना, जो टेरोपेरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, यही चमगादड़ नेचुरल होस्ट हैं। इन्हीं चमगादड़ों से यहाँ पर ये जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगती है बहुत ही ज़्यादा तेजी से। कैसे फैलते हैं? एक इंसान जिसके अंदर में ये वायरस प्रेजेंट है, उसके ब्लड, सीक्रीशन, ऑर्गन या फिर बॉडी फ्लूइड्स के अगर कांटेक्ट में हम आ जाते हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाता है तो ये बीमारी उसमें जा सकती है। लेकिन ये बीमारी एक व्यक्ति के अंदर कैसे आती है? रीज़न ये है क्योंकि हमने डिस्कस किया एक जूनोटिक वायरस है, तो जानवरों से इंसानों में फैलती है। सबसे पहले यहाँ पर जो चमगादड़ है, चमगादड़ स्पेशली बैट हो सकता है, बैट के अलावा चिंपांजी, गोरिल्ला और मंकी ये हो सकते हैं। इनसे ये बीमारी इंसानों में आएगी और इंसानों से दूसरे इंसानों में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनमें जो इन्फेक्शन आता है वो बेसिक तौर पे इन जानवरों के ब्लड, सीक्रेशन, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से आता है। बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलाता है कि भाई अब उस इंसान के बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे बीमारी फैलने लगेगी। मान लो एक इंसान है जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट का, एक सेम बेड का यूज़ करते हैं, सेम क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, सेम मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ओके, फैटिलिटी रेट बता ही चुका हूँ कि दुनिया का सबसे डेडली वायरस माना जाता है और लगभग 50% फैटिलिटी रेट है। किसी को हो गया तो 50% मौत होने के चांसेस हैं। ये डेथ रेट डिपेंड करता है वायरस किस प्रकार के, किस लेवल का एक इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है और उसके अलावा किस प्रकार से एक व्यक्ति को फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, सपोर्टिव केयर दे रहे हैं। सपोर्टिव केयर देना ज़रूरी है, उसको रिहाइड्रेट करना है ना, उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स देना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, सिम्टम दिख रहे हैं तो सिम्टम को डील करना, यही सब कुछ ट्रीटमेंट है जिसको देकर थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है इबोला वायरस को। तो ये रहे इबोला वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कभी भी फटाफट रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इबोला वायरस क्या है, एक सीवर वायरल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, ये वायरस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, इस वायरस को नेम किस आधार पर दिया गया है, इसका ट्रांसमिशन कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी अच्छी तरीके से मिल चुकी है, आर्टिकल भी बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट खबर है जो बेसिकली आज का हमारा एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल बात करता है डाइवर्सिफिकेशन गेन्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स के बारे में कि भाई भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत जो निर्यात कर रहा है पिछले कुछ कंट्रीज़ को पिछले कुछ समय में, वो एक्सपोर्ट हमारा अप्रैल के अंदर में बढ़ा क्या है।
अब अप्रैल में एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ना भी चाहिए, इससे हम बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व यानी कि बाहर की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा है स्पेशली, वो कमाएंगे। और आज हमारे लिए सख्त ज़रूरत भी है क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में न्यूज़ क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, ये हमने देखा बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ नजर आया, भले ही ट्रेड डिसरप्शन कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी यहाँ पर एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो आर्टिकल ने यही बताया। इसमें स्पेसिफिकली क्योंकि ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है, रीज़न है अप्रैल 2026 का डेटा। तो अप्रैल 2026 में भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम लोग गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, ये 14% से इंक्रीज हुए हैं। 43.6 बिलियन डॉलर तक का ये एक्सपोर्ट हमारा चला गया। कारण यह है क्योंकि आज हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर लिया है। केवल एक दो देशों को हम सामान नहीं बेच रहे, बहुत सारे कंट्रीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया एक नया डेस्टिनेशन बना रहा है जहां पर हम मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर में अलग अलग देशों को अलग अलग आइटम्स या जो प्रोडक्ट्स है वो बेचेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि भाई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है अप्रैल 2026 में, तो ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आता क्या है, हमारे फिजिकल गुड्स, स्पेशली देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत बहुत सारे बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, देन केमिकल्स हो गया, इनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सारे के सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दोस्तों, ये सर्विस एक्सपोर्ट से बिल्कुल अलग हैं। सर्विस में आईटी सर्विस, बैंकिंग फैसिलिटीज़, टूरिज्म, कंसल्टेंसी, ये सब कुछ देते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट भी यहाँ पर इंक्रीज़ है। सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया बहुत पहले से माहिर है, बट गुड्स एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी हम लोगों ने पिछले महीने बेहतर तरीके से काम किया। काम इसलिए हो पाया क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया, केवल कुछ ही देशों के मार्केट को नहीं पकड़ा है। पिछले कुछ समय पर ढेर सारे कंट्रीज़ के मार्केट को पकड़ा है जिनको बहुत सारा आइटम हमने एक्सपोर्ट किया है। अब इस आर्टिकल का मेजर हाईलाइट क्या कहता है, वो यही है कि जो ग्रोथ है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर में, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग अप्रैल 2026 में 14% से इंक्रीज हुआ है और ये एक्सपोर्ट वैल्यू जा चुकी है 43.6 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से, जिसको आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। आई होप ये भी क्लैरिटी मिली है। यानी हम नए मार्केट की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर बताया गया है 20 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं। कितने? 20 एक्सपोर्ट सेक्टर्स भारत के, जिन्होंने 17 नए देशों में नए मार्केट को पकड़ा है पिछले एक साल में और ढेर सारा आइटम एक्सपोर्ट किया है। बहुत सारा आइटम जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें दोस्तों हमारे ढेर सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी हैं, इसको याद रख सकते हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स को आज हमने 29 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर में एक्सपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू 2024 एंड 2025। तो अब बहुत सारे कंट्रीज़ में जो हाथ से कढ़ाई बुनाई हो रही है वो आइटम हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे भारत के जो इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, उसके अलावा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, यही सब आइटम्स है जो हम लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। फिर ये तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल से रिलेटेड हैं। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी हमारा इंक्रीज हुआ है। दवाइयाँ वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट ये 9% से बढ़ चुका है, 40 बिलियन डॉलर तक जा चुका है। तो अभी तक सिचुएशन सब अच्छी बताई जा रही है, बढ़िया है। हालांकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अगर ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस ना चल रहा होता तो भारत का एक्सपोर्ट और भी बड़ा होता हुआ नजर आता। कारण यह है कि पिछले 2 महीनों के अंदर में इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वेस्ट एशिया में इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया है। हम चावल, चाय पत्ती, कॉफ़ी, बहुत सारा आइटम है जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, समझे। तो आने वाले समय पर ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए, जब बात आती है इंपोर्ट की, केवल एक्सपोर्ट ही नहीं किया है हमने, एक्सपोर्ट बढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ा है। इंपोर्ट भी बढ़ा है, ढेर सारा सामान हम मंगा भी रहे हैं और खासकर गोल्ड बहुत इंपोर्ट करा गया। अप्रैल के महीने में गोल्ड 82% से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, जिस वजह से ही प्राइम मिनिस्टर को आकर देश में लोगों को एड्रेस करते हुए बोलना पड़ा, लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई गोल्ड को मत परचेज करो। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोग समझते हैं कि जो सोना है ना वो एक सेफ हेवन एसेट है। सेफ हेवन एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे तो सेफ हेवन का मतलब यह है कि भाई एक ऐसा एसेट है जिसके ऊपर में विश्वास कर सकते हैं, इसलिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, लोगों ने गोल्ड को परचेज किया। आप प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं भाई गोल्ड मत परचेज करो, क्योंकि गोल्ड परचेज कर रहे हो तो बहुत सारा पैसा जो इम्पोर्टर गोल्ड खरीद रहा है ना देश के अंदर में, फिर ज्वेलरी शॉप तक जा रहा है, सुनार आपको बेच रहा है, तो ये इन सब का पेमेंट डॉलर्स में देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है? सबका पेमेंट डॉलर्स के अंदर में। तो बहुत सारा डॉलर्स आरबीआई से ऑब्वियस ही बात है, आरबीआई से इंडियन करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वही अमाउंट डॉलर्स के अंदर में हम लोग यहाँ पर पे करते हैं बाहर।
तो इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व ही तो कम हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी गोल्ड ना परचेज करो कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, और इसीलिए सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, गोल्ड को महंगा करने के लिए। ठीक है, जो इंपोर्ट टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया गया, गोल्ड महंगा हो गया। अब जब महंगा हो गया तो लोग यहां पर इसको परचेज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। देखो ये तो हो गया बात गुड्स की। सर्विस सेक्टर है वो भी एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। 2014 में सर्विसेज हम 39% के हिसाब से एक्सपोर्ट करते थे, अभी के समय पर 49% से ज्यादा सर्विसेज हम लोग यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विस में आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, ये सारी सर्विसेज हम दुनिया भर के कंट्रीज को प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विसेज में हम आगे हैं, बट गुड्स एक्सपोर्ट में हमको आगे बढ़ना होगा। तो कितना बड़े हैं? थोड़ा सा बड़े हैं, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब मैं कह रहा हूं ना बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है उसके बारे में कि अभी ग्रेटर कंपिटिटिवनेस को अगर अचीव करना है, अगर आप चाहते हैं कि भारत चाइना से कंपीट करे, अभी हम चाइना से पीछे हैं, बहुत ही ज्यादा पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इवन हम खुद चाइना के ऊपर निर्भर हैं, सामान इंपोर्ट करते हैं ढेर सारा। तो अगर चाइना के साथ कंपीट करना है, वियतनाम के साथ कंपीट करना है, इवन साउथ कोरिया के साथ कंपीट करना है, देन वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्फ अ लॉट। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को इंप्रूव करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, और दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करते हुए यहां पर हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ये कुछ चीजें हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है क्या स्टेटस है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, बट एक अवेयरनेस पॉइंट है, सीख है, तो उसको याद रखिएगा। तो ये भी यहाँ पर खत्म हुआ। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये रिवीजन नोट्स हो गए आपके कभी भी रिवाइज करने के लिए। अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑफ चोला एरा लेड इन कॉपर प्लेट्स टू इंडिया। जो चोला एम्पायर है या चोला एरा के समय के कॉपर प्लेट्स हैं, वो कॉपर प्लेट्स नेदरलैंड ले जाई गई थी आज से 200 से 300 साल पहले। वो प्लेट्स, और मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नेदरलैंड की विजिट पर थे, तो इस विजिट के दौरान इन प्लेट्स को नेदरलैंड ने लौटा दिया है भारत को। ये कॉपर की प्लेट्स ऐसी दिखाई देती हैं, 200 से 300 साल पुरानी कॉपर प्लेट्स हैं ये। चोला एम्पायर, चोला एरा को यहां पर ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा हूं चोला एरा को जब ये बिलोंग करती हैं, तो एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब वो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, किस चीज को एसोसिएट करता है, कितनी ज्यादा पुराना है, मतलब ये 200 से 300 साल पहले नेदरलैंड ले जाया गया था। ये पुरानी नहीं, पुरानी तो और ज्यादा है, बट लगभग इतने समय पहले ले जाया गया था। तो नेदरलैंड में रखी हुई थी काफी समय से, तो अब नेदरलैंड ने यहाँ पर इसको लौटा दिया है। ठीक है, ऐसे भारत से बहुत सारे आइटम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है। यूके में आपने देखा म्यूजियम बना रखा है, ठीक है, चोर बाजार बना रखा है, ढेर सारा आइटम भारत से यहाँ पर उठा के ले जाया गया है। दुनिया भर के बहुत सारे म्यूजियम है जहाँ पे इंडिया से रिलेटेड आपको बहुत सारे आइटम्स वहाँ पर मिल जाएंगे जो भारत के ऐतिहासिक कनेक्शन को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं दोस्तों, इन कॉपर की प्लेट्स को बोला गया है अने मंगलम चोला एरा कॉपर प्लेट। इसको लेडन कॉपर प्लेट भी कहा जाता है। लेडन क्या है? नेदरलैंड की लेडन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पिछले 200 सालों से इस कॉपर की प्लेट को सुरक्षित रखा गया है। इसलिए यहाँ पर इनका भाई 200 साल से सुरक्षित रखा है, इसलिए हमने इनको लेडन कॉपर प्लेट भी कह दिया है। ओरिजिनल नाम देखोगे तो अनय मंगलम चोला एरा कॉपर प्लेट्स, इनका ये एक सबसे ओरिजिनल नाम है, याद रखिएगा, जो चोल डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं सारी की सारी कॉपर प्लेट्स। तो इनको रिटर्न कर दिया गया है ड्यूरिंग दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, और ये दिखाता है कि भाई भारत का जो हेरिटेज है, कल्चरल आइडेंटिटी है, वो रिस्टोर होनी चाहिए। इवन ये जो इवेंट है ये दुनिया भर में इस चीज़ को दिखाता है कि भारत बिल्कुल डिमांड करेगा भविष्य में, और हम डिमांड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप उठा के ले गए हो हमारे देश से, वो चीज़ें लौटाने का समय आ चुका है। प्लीज़ हमारी कलाकृतियाँ लौटा दीजिए, वो हमारे देश को, हमारे कल्चरल हेरिटेज को, हमारे धरोहर को बिलोंग करता है। फिर अब क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर इसके हिस्टोरिकल डिटेल्स के बारे में। आपको लेदन कॉपर प्लेट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में इन प्लेट्स के बारे में आप लोगों से पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों चोला पीरियड की कॉपर प्लेट, चोला पीरियड की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इन प्लेट्स के ऊपर में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, जो चोल रूलर्स ने बेसिक तौर पे बड़े बड़े डिसीजन लिए होंगे, वो सब उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें चोल एम्पायर के बारे में बताएगा। तो यह आप लोग देखोगे ऐसी हैं वो कॉपर प्लेट्स, एक रिंग के अंदर में बंधी हुई हैं और उसके ऊपर में ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। ओके, अब आगे सुनो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ये जो कॉपर प्लेट है इसको किसने इशू किया था? तो राजा चोला 1 ने इसको इशू किया था लगभग 1985 से लेकर 1014 सीई के समय पर। एक ग्रेटेस्ट चोल रूलर्स ये हुआ करते थे। इस प्लेट में सब कुछ लिखा है। कॉपर प्लेट में एक बात ये भी लिखी है कि उस समय पर एक जमीन दी गई थी,
एक ज़मीन दी गई थी, किसको दी गई थी? बुद्धिस्ट विहारा के लिए ये ज़मीन दी गई थी। इंडोनेशिया से यहाँ पर एक राजा आए थे, ठीक है, ज़मीन की मांग कर रहे थे, तो बुद्धिस्ट जो मठ होते हैं उनको बनाने के लिए उस समय पर रूलर ने ज़मीन दी थी, ठीक है। वो सब बातें इस कॉपर प्लेट में लिखी हुई है। क्लियर हो गया? बाकी दूसरे जो राजा आपको देखने को मिल जाएंगे, राजेंद्र चोलवन। ऊपर वाले जो जिन्होंने जो रूलर थे जिन्होंने स्पेशली यहाँ पर कॉपर प्लेट्स को इशू करना शुरू किया था, वो था राजा राजा चोलावन। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र चोलवन, इनका जो शासन चला वो 1014 से लेकर 1044 सीई के टाइम पीरियड में चला। इन्होंने अपने जो फादर यानी कि राजा राजा चोलवन, इनसे ऊपर वाले, तो इनके फादर्स के जो भी ऑर्डर थे उन ऑर्डर्स को यहाँ पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया। बड़ी बड़ी कॉपर प्लेट्स के अंदर में अपने शासन की सारी समय की जो चीज़ें हैं उनको लिखवाया, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो स्पेशली डोनेशन दिए, लैंड सपोर्ट दिया बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जितनी भी बौद्ध संस्थान थी दोस्तों उनको सपोर्ट दिया, उनको ज़मीन दी, वो सारी बातें इन कॉपर प्लेट्स के अंदर में लिखी हुई हैं। तो बुद्धिज़्म और साउथ ईस्ट एशिया का ये कनेक्शन भी दिखाता है, क्योंकि इन कॉपर प्लेट में दोस्तों एक बुद्धिस्ट मठ के बारे में लिखा हुआ है, और उस मठ का नाम क्या है? चोला मणिवर्मा विहारा। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसको बनाया गया था इंडोनेशिया के राजा के थ्रू। किंग फ्रॉम जावा इंडोनेशिया से आते हैं, जिनका नाम है श्री मारा विजयोतुंगा वर्मन, ठीक है। ये आते हैं, इनको ज़मीन देते हैं। हमारे चोल रूलर जो हैं, राजा जो चोल एम्पायर के राजा थे, उन्होंने ज़मीन दी, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ पर बनाएं अपनी। और ये बात लिखी है इसी कॉपर प्लेट के अंदर में, जो दिखाता है कि हमारे चोल एम्पायर का और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, इन दोनों के बीच में एक मैरीटाइम लिंक को दिखाता है, कल्चरल लिंक को दिखाता है। हालांकि कुछ बुद्धिस्ट विहारा जो बनाया गया था, एक विहारा टावर वगैरह, वो बाद में कह सकते हैं जूइस्ट प्रीस्ट, ठीक है, क्रिश्चियंस के साइड से यहाँ पर जो है इसको बाद में डिमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ठीक है, इसको बाद में तोड़ दिया गया था। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन परमिशन लिया था कॉलोनियल मद्रास गवर्नमेंट से, जिसके बाद में यहाँ पर इसको डिमोलिश भी किया गया। अब जो ये कॉपर प्लेट्स पाई गई हैं, लेदन कॉपर प्लेट्स, आपने देखा एक छल्ले में ढेर सारी तांबे की प्लेट्स बनी हुई हैं। उन प्लेट्स में सबसे पहला आता है दोस्तों 21 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और 3 छोटी प्लेट्स हैं, और इनमें जो लिखा गया है उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है तमिल और संस्कृत का यूज़ किया गया है। और इन प्लेट्स में कुछ सिंबल्स पाए गए। फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, टाइगर चोल एम्पायर का एम्बलम हुआ करता था। 2 फिश हैं, पांडियन एम्बलम है, बो, ठीक है, धनुष बाण की बात कर रहे हैं, चेरा एम्बलम है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो पांड्या और चेरा एम्पायर्स हैं दोस्तों, वो चोल के अंडर में आ गए थे। तो चोल की मिलिट्री विक्ट्रीज को भी दिखाता है। चोल एम्पायर का यहाँ पर जो किंगडम्स हैं, अलग अलग किंगडम्स के ऊपर में जो इन्होंने जीत हासिल करी थी, उस चीज को भी शो करता है ये कॉपर प्लेट। तो पहली बात, 3 इंपॉर्टेंट सिंबल कॉपर प्लेट में ये दिखाई दिए। उसके अलावा रॉयल पैरासल, लैंप, स्वास्तिक, उसके अलावा कह सकते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिक तौर पर इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर में दिखाई दी हैं। तो याद रखिएगा। तो इन प्लेट्स को वापस से अब मंगाया गया है, भारत आ रहे हैं। इनका रिटर्न क्या करेगा? भारत के कल्चरल हेरिटेज को रिस्टोर करेगा, हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की सुरक्षा करेगा, उसको एक इंपॉर्टेंट पहचान देगा, ठीक है। और अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि ऐसे कॉपर प्लेट्स हमारे अलग अलग एम्पायर्स को बिलोंग करते हैं। चोल एम्पायर के कॉपर प्लेट्स आ रहे हैं भारत, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की एक और डिमांड उठ चुकी है, वो ये है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में जो प्रेजेंट है, वहां पर वेल्वुकुडी कॉपर प्लेट्स भी प्रेजेंट है। हमें ये वाली कॉपर प्लेट्स भी चाहिए। तो ठीक है, इस चीज़ की जो ये मांग है करंट समय पर वो उठ रही है, ये याद रखिएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके सामने इकट्ठा हो चुकी हैं। पूछ ले लेडन कॉपर प्लेट्स कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो चोल डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। कहोगे नाम अलग है तो चोल डायनेस्टी से कैसे एसोसिएटेड हो सकती है, तो ये नाम नहीं पढ़ा होगा तो पूछ लिया जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। अब पढ़ा हुआ है तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है अनेमंगलम चोला एरा कॉपर प्लेट्स। इन कॉपर प्लेट्स के बारे में जानकारी मिली, हमारा एंशिएंट लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ में वो हमको जानने को मिलता है, किस तरीके से मैरीटाइम लिंकेज साउथ ईस्ट एशिया के साथ में उस समय पर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आज का सेशन काफ़ी डिले भी हो चुका है, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही 3 चीज़ें हैं जो काम की हैं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में। 1-2 चीज़ें और हैं, इंडिया नॉर्डिक समिट को लेकर बात हो रही है, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा आराम से, फुर्सत से, बहुत सारी चीज़ों को समझाते हुए, ठीक है। ये आप देखोगे क्वेश्चन है, फटाफट इनके आंसर्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डिनेंस? कौन से अनुच्छेद के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं? आर्टिकल 110, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 356? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इबोला वायरस डिजीज प्राइमरीली क्लासिफाई की जाती है एज व्हाट? इबोला वायरस डिजीज क्या है? क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल जूनोटिक डिजीज है या प्रोटोजोआन डिजीज है?
फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक लेड एंड कॉपर प्लेट है, हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिली है, तो ये प्लेट कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड है ये बताना है। मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। ज़रा लिख दो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से। और मॉर्निंग में हम लोगों ने प्रीलिम्स बूस्टर का वीडियो भी अपलोड किया है, उस सेशन को थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ पे कवर करे गए हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सेशन के अंदर में। और पॉसिबिलिटी है कि आज आप लोगों का हम लोगों ने कल ज्योग्राफी वाला रिवीजन किया था ना, तो आज हो सकता है हम एनवायरमेंट का रिवीजन करें। एनवायरमेंट के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि हम स्पीशीज़ इन न्यूज़ का भी आज रिवीजन कर लें, तो वो सेशन जल्दी अपलोड हो जाएगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।